एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम सितंबर में है और सितंबर के लिए मैं आपके लिए लगातार लाइव सेशंस भी ला रहा हूं। और आपकी परीक्षा आप सब जानते हैं 6 सितंबर को प्रस्तावित है। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको सीटेट पहली बार में पास करना है तो 2-3 चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिए कि पेपर में 150 प्रश्न आता है, 90 प्रश्न का पेडागोजी आता है। तो अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो पेडागोजी पर लगाओ, क्योंकि पेपर में सब कुछ बदल जाएगा लेकिन पेडागोजी कभी नहीं बदलेगा। और अगर आपने वो अपने कब्जे में कर लिया तो 90 नंबर वही बना देगा। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत आपका सभी को, गुड इवनिंग। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के बीच से बाहर की ओर होता है। क्या बात है, हर चीज़ की ट्रिक बताया हूँ और फिर भी अगर आपको भूल गए हो तो हम फिर कुछ नहीं कहेंगे, फिर हम बस यही कहेंगे कि गुरु फिर समय बड़ी मुश्किलात की है, ऐसे काम कैसे बनेगा। देखो साथी, हमने कहा था कि घुमावदार विविधता इसका कोई रोल नहीं है, इसको दोनों को काट दीजिए। हम एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे। हमने कहा था कि अधोगामी विकास का मतलब क्या होता है। अधोगामी का मतलब होता है शरीर का आधा भाग। शरीर का आधा भाग आपका पेट होता है, पेट आपका बीच में मतलब आपका केंद्र हो गया। तो जब विकास बीच से बाहर की ओर हो तो उसको अधोगामी कहते हैं। लेकिन साथियों, जब विकास सिर से पैर की ओर हो तो उसको क्या कहते हैं साथी? फिर साथी उसको कहते हैं सिर से पैर की ओर। ये बात भी आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर शीर्षगामी कहता साथियों तो विकास सिर से होता। अगर शीर्षगामी कहता तो विकास सिर से पैर की ओर होता। और अगर अधोगामी कह रहा है तो अधोगामी का होता है शरीर का आधा भाग, आधा आपका पेट है, पेट बीच में है। यानी विकास जब बीच से बाहर की ओर हो, यानी जब विकास केंद्र से बाहर की ओर हो तो साथियों उसको अधोगामी विकास कहा जाता है। यह है तो बहुत छोटी चीज़, लेकिन आपको दिमाग में ये बात गुरु समझा के रखना है। जिसे चीज़ें आपको समझ में आए तब जाकर साथी बात बनती है ना। चलो साथी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर सामाजिकरण की पहली संस्था कौन सी है? प्राइमरी लेवल पर सामाजिकरण की दोस्तों पहली संस्था कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है सभी साथियों। हमने कहा दोस्तों, व्हाट अबाउट सोशलाइजेशन, सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण का मतलब ये होता है कि बच्चा जहां से संस्कार सीखता है, जहां से बच्चा संस्कार सीखता है वही तो सामाजिकरण है, कुछ और होता है। सामाजिकरण का मतलब जहां से बच्चा संस्कार सीखता है। तो सामाजिकरण का जो पहला कारक होगा वो तो परिवार होगा ना, और दूसरा कारक विद्यालय होता है। लेकिन यहाँ पे इतना आसान ये बात है नहीं, आपको थोड़ी इसका किंतु परंतु समझना है। अगर पेपर में ये पूछे कि सामाजिकरण की पहली औपचारिक संस्था कौन सी है, पहली औपचारिक संस्था अगर कहे तो औपचारिक का मतलब ये होता है साथियों जहाँ पे आपके आने का, जाने का, खाने का, पीने का समय निश्चित हो, तो वो विद्यालय होता है। तो सामाजिकरण की तब पहली संस्था विद्यालय हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि आपको क्वेश्चन में इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि सामाजिकरण की अगर औपचारिक संस्था कह रहा है तब तो नंबर 1 पर विद्यालय आएगा। और अगर पेपर में ना औपचारिक ना अनौपचारिक कुछ नहीं कहा है तो आपका उत्तर साथियों बहुत सिंपल पा क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चों में संरक्षण की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है? संरक्षण का मतलब है समझ, पुरानी सी पुरानी बात बच्चे के दिमाग में भी याद रहती है। जैसे 5 साल पहले बच्चे ने अपने नाना को देखा था और आज 5 साल बाद उसके नाना जी उसके सामने आए और बच्चा उनको पहचान गया, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि बच्चे के अंदर संरक्षण की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। और अगर इतना भी ना समझ में आए तो और भी तरीका है। मैंने कहा 3 धन 5 बराबर क्या होगा? आपने कहा सर जी 8 होगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन जब मैंने किया क्या, इसको 3 और 5 को मिटा दिया। अब 3 और 5 को मिटाने के बावजूद भी अगर बच्चा समझ रहा है कि 3 धन 5 कहाँ चला गया,
तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर संरक्षण की आदत आ गई है, जिसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 साल से 11 साल के बच्चे में क्वालिटी आती है। अब मन में ये भी आपके है कि सर जी, ये जो 7 से 11 साल का बच्चा होता है, इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी विकसित हो जाती है? पहली बात संरक्षण की आदत, दूसरी बात वर्गीकरण का गुण। जैसे इस बच्चे को अगर आप 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का सिक्का दे दोगे और फिर कहोगे कि बेटा इन सिक्के को अलग अलग करके हमको दो, तो बच्चा उन्हें अलग अलग करके दे सकता है, क्योंकि बच्चा दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। 7 से 11 साल का बच्चा, तो यानी वर्गीकरण का जो गुण है वो भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ही लक्षण है। और अंतिम पॉइंट पूछेगा कि पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में तर्क करने की गुण विकसित हो जाता है। मतलब अगर तुम आम को सेब कह दोगे तो वो नहीं मानेगा, वो आपसे तर्क करेगा, वो क्यों, कैसे, कहाँ, वो साथी प्रॉपर आपसे सवाल जवाब करना शुरू कर देगा। तो जब बच्चा सवाल और जवाब वाली अवस्था में दोस्तों चला जाता है ना, तो उसको कहते हैं क्या? 7 से 11 साल का गुण, मतलब तर्क वाला गुण। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से इतने प्रश्न आपसे बनते हैं। बाकी संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 साल है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल है, मूर्त 7 से 11 है, अमूर्त 11 से 15 साल है। ठीक है, आगे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? यानी वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा अगर अपने आप से बातें करता है, निजी संवाद करता है, तो ऐसा क्यों करता है? ये सवाल कई बार दस्तक दिया कि एक बच्चा अपने काम को करते हुए स्वयं से बातें करता रहता है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, क्या ये पागल है? जी नहीं दोस्तों, अगर कोई बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने कार्य को दिशा दे रहा है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग जब काम करते हैं, बर्तन धुलते हैं या फिर कपड़ा प्रेस करते हैं, तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि ये उनके अंदर कौन सी गुण है दोस्तों? ये वो अपने कार्य को साथियों क्या कर रहे हैं? दिशा दे रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था किसके अंतर्गत आता है? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था का मतलब ये होता है कि बच्चा 12 साल का हो चुका है और इस बच्चे से उम्मीद की जाती है कि भैया फलाने का लड़कवा तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, इसलिए आपको भी सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। तो अगर बच्चे से ऐसी उम्मीद की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा परंपरागत अवस्था का है, मतलब 12 साल का है। तो जब क्वेश्चन में कभी भी ये लिखा हो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, या क्वेश्चन में बच्चे से अच्छे होने की उम्मीद की जा रही हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चा है साथियों, ये परंपरागत स्तर का है। किस स्तर का है साथी? ये बच्चा परंपरागत का है। पूर्व परंपरागत अवस्था का बच्चा दोस्तों जो होता है ना, जो पूर्व परंपरागत अवस्था का बच्चा होता है, ये बच्चे 4 साल के होते हैं। ये बच्चे स्वभाव से दोस्तों जिद्दी होते हैं। मैंने कई बार पढ़ाया है कि पियाज क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे की नैतिकता को माता पिता डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है ना, उस स्तर के बच्चे की नैतिकता को माता पिता डिसाइड करते हैं। ये बात आप सबको विदित है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो साथियों आपने ये भी कर लिया। और अंतिम पॉइंट जान लो, उत्तर परंपरागत। तो देखो उत्तर परंपरागत अवस्था का दोस्तों जो बच्चा होता है साथी, आमतौर पे दोस्तों ये 18 साल का हो चुका होता है। और 18 साल का होने का मतलब ये है कि अपना उचित अनुचित सब समझता है, मतलब सबके भलाई के बारे में भी साथी ये सोचता है कि नहीं? तो गुरु ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। जितना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है उतनी बातें मैंने आपको बता दिया है। कोशिश करिए कि इससे बाहर तो नहीं जाएगा, बस आपको ढंग से चीज़ों को करना है, समझना है, जिससे बात आप बना ले जाओ। तो प्रिय साथियों मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ उससे पहले ये भी आपको बता दूं कि लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या थी। साथियों कोहलबर्ग की सबसे बड़ी कमी यही थी
किन्होंने अपना जो प्रयोग है ना वो महिलाओं के ऊपर नहीं किया था। यही इनकी दोस्तों सबसे बड़ी कमी थी। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और मनोदशाओं को समझ सकता है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? तो मैंने ही कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के अंतर्मन को पढ़कर उसे बेवकूफ बना सकता है तो उसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। पेपर में आता है, बताइए कि इनमें से किसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है? तो दोस्तों नंबर 1 पे आपके नेताजी आते हैं। आपको पता है, वो जानते हैं कि जनता को क्या सुनना है, वही बात बोलेंगे। LIC वाला हो गया, बीमा का एजेंट हो गए, आपके घर पे आएंगे 2 मिनट में आपका बीमा कर देते हैं। इनके अंदर भी बोलने की कला होती है। वकील हो गए, भागवत सुनाने वाला हो गया, नेतागण हो गए, इन सब के अंदर दोस्तों होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। लेकिन अगर पेपर में आए कि अंतरावैयक्तिक बुद्धि किसके अंदर होता है, तो ये जो दोस्तों आप लोग देख रहे हो जहाँ पे अंतर लिखा है वो अंतरावैयक्तिक है। अगर अंतरावैयक्तिक पूछे तो दोस्तों अंतरावैयक्तिक बुद्धि दुनिया में केवल 3 लोगों के पास है। एक आपके माता पिता, एक आपका शिक्षक और एक दार्शनिक। इनके अंदर होता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, क्योंकि ये लोग आपकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। और संगीती बुद्धि संगीतकार के अंदर होता है, स्थानिक बुद्धि चित्रकार के अंदर होता है। और हार्वर्ड गार्डनर के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था, एक बच्चा जो धरती पर जन्म लेता है उसके अंदर 10 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 9 की 9 बुद्धियां सो जाती हैं, केवल एक बुद्धि निकल कर आगे बढ़ पाती है। कौन सी वाली बुद्धि निकल कर आगे बढ़ेगी, ये बच्चे के परिवार का दोस्तों वातावरण डिसाइड करता है। घर में चोर टाइप के लोग हैं तो चोर वाली बुद्धि, नेता टाइप के लोग हैं तो नेता वाली बुद्धि। तो ये चीज़ें साथी। और हार्वर्ड गार्डनर की भी कमी पेपर में पूछता है, पूरा एक्सप्लेन समझो। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर की कमी ये थी कि इन्होंने इतनी प्रकार की बुद्धियां दे दी कि इनका मापन कर पाना गुरु संभव नहीं हो सका, है ना। आइए, शब्दों को पढ़ने, अक्षर को पहचानने में कठिनाई हो रही है तो ये बालक में किस अक्षमता का प्रतीक है? साथियों, अगर किसी व्यक्ति को शब्द पढ़ने में, अक्षर समझने में, बर्तनी में कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो क्या उसके अंदर क्या है दोस्तों? इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो डिसलेक्सिया, लिखने में दिक्कत है तो डिसग्राफिया, गणित में कैलकुलेशन मतलब डिसकैलकुलिया, और अगर किसी बालक को पढ़ने, लिखने और गणित तीनों में दिक्कत है तो गुरु उसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको साथियों डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने लिखने में सब में दिक्कत है तो। आगे, लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां कला में अच्छी होती हैं, ये कथन किस बात का दोस्तों प्रतीक है, ये आपको बताना है। सवाल कह रहा है दोस्तों, साफ साफ आपको बताना है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां कला में अच्छी होती हैं, ये बात किस बात का प्रतीक है? जेंडर समता का, जेंडर समानता का, जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर सशक्तिकरण का? क्या लगता है साथी, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो साथियों आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब जेंडर पक्षपात इसे कहते हैं। ये बात याद रखना। देखो, समता का मतलब समानता, तो यहाँ पे कोई समानता तो कर नहीं रहा वो। और सशक्तिकरण का मतलब उसको मजबूती देना, तो ऐसा भी नहीं है, ये तो पक्षपात की बात चल रही है ना। चलिए, एक प्रगतिशील क्लास में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? बताओ दोस्तों, अगर कोई क्लास प्रगतिशील है, दिमाग लगाओ, अगर क्लास में प्रगति है तो इसका मतलब बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अगर प्रगतिशील है मतलब बच्चे को क्लास समझ में आ रहा होगा, यानी बच्चे को करके सीखने का मौका मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि वो क्लास वाल केंद्रित है, तो मतलब शिक्षक केंद्रित का सवाल नहीं है। अब एक चीज़ और, सीटेट में कभी भी किसी विकल्प में परीक्षा शब्द ना लिखा हो, क्योंकि सीटेट ये कहता है, एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को किताबों से दूर ले जाना है, तो मतलब ये विकल्प तो गलत है।
निष्क्रिय का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ये साथियों बिल्कुल सटीक जवाब है। इससे बेहतर विकल्प की आप कल्पना मत करिए। आगे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का दोस्तों क्या उद्देश्य है। हम सब जानते हैं कि मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अंकन करना, मूल्य का मतलब होता है व्यवहार का अंकन करना। तो क्या अगर रटने की क्षमता विकसित करें तो ये तो गलत ऑप्शन है। रटना तो निगेटिव वर्ड है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद सही है। तुलना हम कर नहीं सकते, गलत है। दबाव में रखना गलत है। सीधी सी बातें साथियों, यहां पे होगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो चंदन कुमार, कैलाश चंद्र, विजय राम, सत्येंद्र कुमार, पप्पू कारपेंटर, सुनील कृष्णा। क्या बात है भाई, कारपेंटर हैं आप क्या? पूरा नाम ही आपने लिख दिया है, बड़ा मेहनत करता है बालक। पूनम कुमारी, दिनेश मौर्य, करुणा राय, अरविंद परिहार, विजय राम, मुकेश पासवान, उदय चंद्र यादव, शक्ति कुमारी, पारितोष महातो। चलो साथी आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? एक चीज याद रखना दोस्तों, जो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है वहां पे आपके शरीर के उंगलियों में मूवमेंट होगा बहुत धीरे। जैसे सुई में धागा डालना, यह सूक्ष्म गतिक कौशल है, समझ गए। मोतियों की माला पिरोना सूक्ष्म गतिक कौशल है। स्वेटर हाथों से बुनना सूक्ष्म गतिक कौशल है। लेकिन दौड़ लगाना, कूदना, ये दोस्तों स्थूल गतिक कौशल है। जब शरीर की बॉडी में ज्यादा मूवमेंट हो तो उसको स्थूल कहते हैं। सीढ़ी से चढ़ना, सीढ़ी पर उतरना, कूदना, फुदकना, चलना, ये स्थूल होता है। लेकिन अगर शरीर की उंगलियां बहुत धीरे मूवमेंट कर रही हैं तो इसका मतलब वो सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है ना। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ। प्यारे साथियों, ये सूचना उन भाइयों के लिए जो लोग सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हैं। दोस्तों आपको मेरी केवल 2 सलाह है कि सीटेट पास करने के लिए कभी भी कोई बैच मत खरीदना जहां पे आपको 5-5 घंटे डेली क्लास करना पड़े। क्योंकि 5 घंटे डेली क्लास करोगे तो खुद कब पढ़ोगे? 1 घंटे रोज 5 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 5 घंटे, कितना पढ़ोगे? गलती नंबर 2, मार्केट से बहुत सारी किताबें मत इकट्ठा करो। जितना ज़्यादा किताब इकट्ठा करोगे, किताबों में पेडागॉजी नहीं होती, तो 1000 पन्ना पढ़ने में सालों गुजर जाएगा। सीधा काम करिए कि पेडागॉजी सीखो। पूरे पेपर में 150 प्रश्न आता है, 90 प्रश्न आपसे क्या होता है साथी, पेडागॉजी का पूछा जाता है। और अगर हमने पेडागॉजी का पैटर्न सीख लिया कि एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब बनते हैं, पेपर में ऑप्शन बदलेगा तो बदल कर क्या पूछेगा, कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ कैसे करनी है, ये सीख लिया ना तो गुरु 90 नंबर वही करा देगा। बचेगा 60 नंबर टॉपिक का। तो टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपके काम का है, ये भी मैं इस नोट्स में डिसाइड करके दे रहा हूँ। इसके लिए साथियों मैं आपको ये 150 पेज का एक स्पेशल स्टडी नोट्स दे रहा हूँ। और अगर आप इसको रोज आधे घंटे, 35 मिनट, 45 मिनट भी पढ़ोगे ना, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि गुरु 130, 140 भले ना आए, लेकिन 105, 108, 110 ये जिम्मेदारी गारंटी है हमारी। कैसे आपको मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे सीधा कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके साथियों आप इसको परचेज कर सकते हैं। आइए दोस्त आगे चलते हैं। एक बच्ची एक उड़ने वाली चिड़िया को देखकर उसे हवाई जहाज कहती है। पियाजे के अनुसार ये किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? बात नहीं समझे। सवाल ये है कि एक बार आसमान में जहाज उड़ रहा था, तो मां ने कहा कि बेटा वो हवाई जहाज है। अब आसमान में जब भी कोई पक्षी भी उड़ता है तो बच्चे को लगता है वो जहाज है। तो पियाजे के अनुसार ये कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि बच्चे ने अपने दिमाग में क्या किया है, उस चीज को क्या किया है, यहां पे दोस्तों हूबहू उतार लिया है, समावेशन किया है, समायोजन नहीं हुआ है। समायोजन तो तब होता
जब वो अपनी जानकारी में बदलाव करता कि भाई हवाई जहाज अलग है, चिड़िया अलग है ना। चिड़िया को देखकर उसको हवाई जहाज कह दिया, इसका मतलब हूबहू उसको उसमें चेंजेस नहीं किया, उसको समावेश